बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पहले तो हम सुनने वालों को बता दें कि आप खैरियत से पाकिस्तान पहुंच गए और पिछले 3 दिनों से जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो इस्लामाबाद से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सवालात हमसे पूछे थे कि राजा साहब इस्लामाबाद में ही हैं और इस्लामाबाद से ही प्रोग्राम कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक तो ऑडियो लीक्स के ऊपर एक नया इंकिशाफ हुआ है। इसकी तफसील जो है वो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। ये इंकिशाफ क्या है और फिर किस शख्सियत को इब्लीस कहा गया पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। इसका भी हाल अहवाल जो है आज दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर दौरा अमरीका, आर्मी चीफ की किस किस्म की मुलाकातें हैं और क्या खबरें आ रही हैं इस दौरे के हवाले से और इस दौरे की क्या अहमियत है, इसे भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले एक इंटरव्यू इमरान खान साहब का और कुछ इंकशाफात किए। खान साहब ने हर गुजरता दिन उनकी गुफ्तगू इंकशाफात से भरी हुई है, चूंकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये जो सियासी इस वक्त अनरेस्ट पाया जाता है और इसको कम किया जा सके और कुछ लोगों को टेबल पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों का क्या काम है। वो कहते हैं कि मुल्क को महफूज बनाना ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहां पर हमारी बातें लीक हो जाती हैं, हमारे फोन टेप होते हैं, लगता है जैसे कोई गद्दार हूं और उसके फोन टेप हो रहे हों, क्योंकि सब फोन तो हमेशा गद्दारों के होते हैं और दुश्मन की पर नजर रखने के लिए सब कुछ किया जाता है। घर के नौकरों को भी पैसे दिए जा रहे हैं कि मेरी मालूमात उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि माजी में भी कुछ ऐसी खबरें बनी गाला के अंदर से आई, डिवाइसेस, और फिर जो नौकर एक पकड़ा गया वो मुलाजिम क्या कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के राजों से मुतल्लिक भी बातें करता है, वो सारी बातें निकल कर चली गई हमारे दुश्मनों के पास। ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ के होते हुए ये ऑडियो लीक्स होती हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योर लाइन की खिलाफ वर्जी हुई और सिक्योरिटी एजेंसी से पूछना होगा कि उसका जिम्मेदार कौन है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों को सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये आपका काम नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियों का काम मुल्क को महफूज बनाना है। एक जो बात उन्होंने फॉरेन ऑफिस के हवाले से भी कही है ना, कि साइफर की मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में पड़ी है। ये लोग पहले साइफर की मास्टर कॉपियों से मुतल्लिक फॉरेन ऑफिस से तो पूछ रहे हैं। मास्टर कॉपी पहले फॉरेन ऑफिस आती है, फिर इसकी कॉपियां वज़ीर-ए-आज़म, सदर और आर्मी चीफ के पास जाती हैं। साइफर की कॉपी आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस को भिजवाई थी, हमने साइफर की कॉपी स्पीकर को भी भिजवाई थी। ये किस साइफर की चोरी की बात जो है वो कर रहे हैं, और ये तमाम बातें खान साहब ने। और फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कुछ जो है तरतीब दी जा रही है और प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, साइफर और फिर ऑडियो लीक्स, ये तीन चीजें इस वक्त महवर मरकज हैं, या फिर जानबूझकर इसे एक गलत एंगल देकर खान साहब के खाते में डाला जा रहा है कि साइफर नहीं था, अब साइफर भी पैदा हो गया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। राज साहब, क्या इंकशाफ आपको लगता है ये जो खान साहब ने किए, इससे सियासत पाकिस्तान की और खुसूसन शहबाज शरीफ की सियासत, इंपोर्टेड हुकूमत की सियासत और कुछ लोगों की सियासत जो है वो एक्सपोज हो गई है, जो खान साहब का ये लेटेस्ट इंटरव्यू आया? देखें हाशमी साहब, इसके अंदर एक मिस्टीरियस बात तो ये है कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद ये ऑडियो लीक्स कैसे हुए हैं। यदि खान साहब का भी 3.5 साल का दौर रहा, उस वक्त ये ऑडियो लीक्स नहीं हुए। प्राइम मिनिस्टर हाउस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो ऑडियो लीक्स हुए हैं ये एक मिस्टीरियस मामला है। अब शहबाज शरीफ के दौर में ही जो 8 कट लगाकर इमरान खान साहब की एक ऑडियो का तासुर बनाने की कोशिश की गई कि कोई साइफर नहीं था और इमरान खान साहब ने कोई साइफर बनाने की कोशिश की, ये एक बड़ी भोंडी सी हरकत थी शहबाज शरीफ एंड कंपनी की। सबको पता है कि वो साइफर मौजूद था। यहां तक के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान, चीफ जस्टिस, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली जो आपके साबिक थे, और शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन लीडर थे,
तो इन सब के पास इस साइफर की कॉपी थी और सबको पता है कि साइफर का वजूद था। लेकिन इमरान खान साहब की ऑडियो में कट लगाकर जो एक लीक की गई और ये तासुर बनाया गया कि इमरान खान साहब साइफर मौजूद नहीं है, एक फर्जी कोई खान साहब ने साइफर बनाया है, इसके पीछे तो मुझे शहबाज शरीफ एंड कंपनी और मरियम नवाज एंड कंपनी यही लोग लगते हैं। दूसरा जो इमरान खान साहब ने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज, तो हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, इस्लामाबाद में सहाफत करने वाले और इस्लामाबाद में रहने वाले जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहां वाक़े हैं, इससे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ये तो सिर्फ 200 गज दूर है आपके सफारती एनक्लेव से, जिसको इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव कहा जाता है, और यहां पर गैर मुल्की सफारत खाने कायम है। यानी सिर्फ एक सड़क का फर्क है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और इस सफारती इनक्लेव में, जहां अमरीकी एम्बेसी भी है, कैनेडियन हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन है, पूरी जो आपकी आलमी कम्युनिटी है वो यहां पर बैठी है। और इसी जगह के मुतल्लिक एक इंकशाफ ये हुआ था कि यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस को और ऐवान सदर को बक किया गया था। रहमान मलिक उस वक्त वज़ीर दाखिला थे और आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, तो उस वक्त ये खबर आई थी कि आसिफ अली जरदारी एक ट्रांसमीटर ऑन कर देते हैं जब ऐवान सदर में उन्होंने कोई बात करनी होती है। अब आसिफ अली जरदारी तो बजाते खुद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक और हमारी फौजी क़यादत के मुताबिक और फौज की ब्रीफिंग्स के मुताबिक वो तो बजाते खुद एक सिक्योरिटी रिस्क थे। तो उनके ट्रांसमीटर ऑन करने का मकसद भी शायद ये हो कि अगर वो मुल्क के मुखालिफ कोई बातें कर रहे हैं तो वो कहीं बग ना हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कोई बग ना कर ले। क्योंकि आसिफ अली जरदारी के दौर में तो जो अमरीकी एजेंट्स थे उनको वीजे दिए गए थे सफारती एहलकारों के भेस में। CIA के एहलकार यहाँ पर लाए गए थे। हुसैन हक्कानी उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे और फॉरेन ऑफिस के वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे में खुद दफ्तर खारजा के, कि जिसमें दफ्तर खारजा ने बार बार हुसैन हक्कानी को कहा कि ये जिन लोगों को आप अमेरिका से पाकिस्तान के वीजे दे रहे हैं ये सफारती एहलकार नहीं है, ये एजेंट्स हैं CIA के और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं CIA के। और बाद में फिर हमने देखा कि OBL का ऑपरेशन हुआ और हमारी कौमी सलामती को वायलेट किया गया अमेरिका की जानिब से, वो जो हुसैन हक्कानी और आसिफ अली जरदारी ने गेम की थी। तो एक तो ये शुबा उस वक्त जाहिर किया गया कि ये जो आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, चूंकि बहुत करीब है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और दफ्तर खारजा की जो बिल्डिंग है ये भी 300 गज के फासले पर है। तो यहाँ पे कोई हॉस्टाइल एजेंसीज हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर भारतीय एजेंसीज हो सकती हैं, या कोई भी आपकी हॉस्टाइल एजेंसी, या आलमी ताकतें भी इस किस्म की बगिंग करती रहती हैं। अमेरिका की जानिब से इस किस्म की उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो एक तो उस वक्त ये खदशा जाहिर किया गया था और ये बाकायदा डायरेक्टिव्स उस वक्त भी आए थे। और खान साहब के दौर में भी मुझे याद है कि मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि ये डायरेक्टिव्स आए थे कि किसी किस्म की व्हाट्सएप पे बात नहीं होगी, कोई जो ईमेल्स हैं बहुत यानी सेंसिटिव नेचर की, वो ईमेल्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड जो कंप्यूटर्स हैं उनके अलावा वो नहीं की जाएंगी। और एक जो IP फोन होता है जिसके मुतल्लिक आपको पता होगा कि हम चैनल्स में भी यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ब्यूरोज के दरमियान और हेड ऑफिस के दरमियान, जिसको IP फोन कहा जाता है। और अमूमन ये समझा जाता है कि ये IP फोन जो है ये निस्बतन महफूज है और इसको बग नहीं किया जा सकता। तो ये भी डायरेक्टिव्स जारी किए गए थे कि IP फोन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इसका एक पहलू तो ये हो सकता है कि हॉस्टाइल एजेंसीज ने ये बगिंग की है। लेकिन अगर ये हॉस्टाइल एजेंसीज ने भी ये बगिंग किया है तो खान साहब का ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ये उनका काम है कि इस किस्म की जो एफर्ट्स हैं और इस किस्म की साजिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाए। इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं या इससे पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे, इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होता है, आपकी कौमी सलामती के मुतल्लिक फैसले होते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी वो सारे इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते रहे। इंडिया के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, हमारी अस्करी पॉलिसी, हमारी सफारती पॉलिसी, वो तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग्स जो होती हैं वहां पर किए जाते हैं। तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी जो ISI है
जो कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाती है, और बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के मंसूबे होते हैं जो कि जिनके मुतल्लिक हमें पता नहीं होता, लेकिन वो नाकाम बना दिए जाते हैं, उनकी तशहीर नहीं की जाती। कुछ मंसूबे ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसके मुतल्लिक एक इंक्वायरी करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को हकायक सामने लाना चाहिए, क्योंकि एक जो थीरी चल रही है मार्केट में वो ये भी है कि हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट ही इस बगिंग के पीछे हो, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस किस्म की इमारतों में बगिंग करते रहे हैं इससे पहले, और उनके पास इस किस्म के वसाइल भी हैं, और उनके पास ये लॉजिक भी रही है इससे पहले कि अगर हम इन सियासतदानों पर नजर ना रखें तो ये तो मुल्क बेचकर खा जाएं। तो हो सकता है ये बगिंग एस्टैब्लिशमेंट ने की हो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास जिस तरह तमाम सियासतदानों की फाइल्स रखी होती हैं इन्होंने, कि किसी भी वक्त जब इन्होंने कोई सियासी जोड़ तोड़ करना हो तो उन फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये ऑडियो टेप्स और फोन बग करना या फोन टैपिंग जो है ये भी एस्टैब्लिशमेंट इससे पहले करती रही है, हो सकता है कि अब भी कर रही हो। तो एक तो इसके ऊपर बड़ी थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खान साहब का ये मौकफ बिल्कुल ठीक है कि ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, और ये तय किया जाना चाहिए कि ठीक है अगर एस्टैब्लिशमेंट ने ये बगिंग नहीं की तो फिर ये हमारी एनक्रिप्टेड लाइंस कैसे बग हुई हैं। इससे पहले हमारा दफ्तर खारजा का पूरा सिस्टम एक मरतबा हैक हो चुका है, और उस वक्त हमारी जो फौज के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उस सिस्टम को रिकवर किया था। नंबर 2, जो खान साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है कि वो सियासी जोड़ तोड़ करें। देखें हाशमी साहब, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, या हमारी पाक फौज के कुछ ऑफिसर, या जिनकी जानिब इमरान खान साहब इशारों कनायों में कभी कहते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, अगर ये सियासी जोड़ तोड़ में अपनी एनर्जीज सारी वहां पर लगाएंगे, अगर ये वहां पर फोकस करेंगे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो दिफाई मामलात हैं वहां से इनकी तवज्जो हटेगी और पूरी तरह से ये फोकस वहां पर नहीं कर सकेंगे। और इससे नुकसान किसको होगा? जाहिर है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को भी नुकसान होगा। और दूसरा इसका नुकसान सबसे ज्यादा ये होता है कि सियासतदान किसी खास वक्त तक तो शायद बात नहीं करते सिक्योरिटी एजेंसीज के किरदार पर, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है, जैसे मियां नवाज शरीफ जब लंदन में चले गए, तो फिर वो इशारों कनायों में बात करना शुरू कर देते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के किरदार पर। तो इससे हमारी अफवाज का जो एक हमारे पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स रही हैं, और बाइंडिंग फोर्स हमारी अफवाज को, पाक फौज को रहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी सलामती की जामिन है पाक फौज, या कोई भी फौज अपनी मुल्क की सलामती की जामिन होती है। तो ये सूरत हाल हमारी अफवाज के लिए कोई अच्छी नहीं है। और अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं हाशमी साहब, तो इसका मतलब है कि वो इतलात की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बताया था कि उनके साथियों को टेलीफोन कॉल्स आई। असद उमर ने ये कहा था कि उनको एक टेलीफोन कॉल आई, उनको कहा गया कि आप बनी गाला वापस पहुंच जाएं, और आपका नाम और 3 और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं जिनका नाम पोटेंशली इमरान खान साहब की माजूली के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जा सकता है। तो असद उमर ने खुद कैमरों के सामने कहा कि उनको इस किस्म की डील ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को माइनस करके तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे तो कुछ ना कुछ चल रहा था। खान साहब ने खुद बताया कि किस तरीके से उनके लोगों को नामालूम नंबर्स यानी अननोन नंबर्स, जिनके मुतल्लिक अमूमन ये तासुर है कि इस किस्म की कॉल्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करती है, तो वहां से कॉल्स आई हैं। साफियों का कहना है कि उनको अननोन नंबर से कॉल्स आई हैं। तो अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का फोकस इधर होगा तो जाहिर है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, और ये कभी भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। और लोग भी फिर सवालात करेंगे। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से अगर लोग सवालात करना शुरू कर दें तो वो मुल्क के लिए, किसी सियासी जमात के लिए और किसी इदारे के लिए और फौज के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने यह बात की है कि हमारे जो रियासती इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको पाकिस्तान के दिफा पर फोकस करना चाहिए। इससे पहले जो एक बैरूनी साजिश थी, जो कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी अगर अपना भरपूर किरदार अदा करती तो वो साजिश रोकी जा सकती थी, लेकिन वो साजिश भी नहीं रोकी जा सकी।
और अब ये एक और बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो इसकी जानिब इमरान खान साहब का इशारा था। साहब, आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका और उस वक्त हो रहा है जब मुल्क के अंदर सियासी एक बहरान मौजूद है, नारे लग रहे हैं रजीम चेंज के, और खान साहब का ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके ऊपर, और हकीकत है, और मुतअद्दिद दफ़ा साइफर, जिसको नहीं मानते थे, साइफर भी मौजूद है। अच्छा, इस तनाजुर के अंदर ये दौरा अमेरिका की एक अपनी अहमियत है, और आपके मुल्क का सिपा सलार वहाँ पर मौजूद है। एक तो ऐसा बताएं कि कौन सी मुलाकातें हो रही हैं आर्मी चीफ की, वफ्त में कौन कौन शामिल है, और बुनियादी मकसद क्या है ऐसे मौके पर जब आर्मी चीफ साहब जो हमारे हैं उनके एक नए आर्मी चीफ का आने का वक्त है, और इस पर भी मुल्क के जो सियासतदान हैं वो बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री कैसी होनी चाहिए, किन आइन क्या कहता है, स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बात हो रही है। देखिए, एक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। हमारी ज़राए से बात हुई है और हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी की है। अब जनरल बाजवा जो अमेरिका के दौरे पर गए हैं, तकरीबन एक हफ्ते का दौरा, और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में बहुत ही पेचीदा किस्म की सियासी सूरत हाल है। तो इस पूरी सूरत हाल में हमें सबको पता है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर कोई भी हो तो तमाम अख्तियारात जो हैं वो फौज के सरबराह के पास ही होते हैं। तो इस वजह से अमेरिका जैसी सुपर पावर का, और जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, तो जनरल बाजवा का ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी ये दौरा, और बहुत आप इसको कह सकते हैं कि एक मीनिंगफुल विजिट है। अब हाशमी साहब, चूंकि एक पीछे 6 जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट भी मौजूद है, यानी जनरल आसिम मुनीर जो कि इससे पहले गुजरांवाला के कोर कमांडर थे, और 27 नवंबर 2022 को उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। यानी जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है 29 नवंबर 2022 को। तो 2 दिन पहले जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो उनके लेफ्टिनेंट जनरल के जो बैजेस थे वो लगने में एक टेक्निकल डिले हुआ था। उसकी वजह से चंद माह उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई। अब चूंकि किसी भी आर्मी चीफ के लिए जो GHQ से फाइल मूव होती है नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, जिसमें अमूमन 5 या 6 जनरल्स के नाम होते हैं, तो ये 2 हफ्ते पहले मूव हो जाती है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हैं, अगरचे वो 29 नवंबर से 2 दिन पहले 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो कि रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, और उनको भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि फेवरेट करार दिया जा रहा है आर्मी चीफ के लिए। और इससे पहले चूंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि जनरल बाजवा के बहुत करीब समझे जाते हैं। फिर आपके जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, और इससे पहले रावलपिंडी की कोर भी कमांड कर चुके हैं। आप अगर देखें तो तीसरे नंबर पर वो मौजूद हैं। जनरल आसिम मुनीर की जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक सीनियरिटी है वो पहले नंबर पर है। फिर आपके जनरल नोमान महमूद पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, और फिर जनरल फैज हमीद, अब जनरल फैज हमीद पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, अब भावलपुर के कोर कमांडर हैं, DGISI रह चुके हैं। तो वो सीनियरिटी लिस्ट में तो मौजूद हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर ये हुकूमत नवंबर 29 तक रह गई तो फिर जनरल फैज हमीद तो ना आर्मी चीफ बन सकते हैं, ना चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल एक क्लियर है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरह की बात जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, लेकिन सहाफ़ी को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड हकायक सामने लाने चाहिए, और हकायक यही हैं कि नून लीग तो कभी भी जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ तैनात नहीं करेगी। अब जनरल आमिर जो हैं, जो गुजरांवाला की कोर इस वक्त कमांड कर रहे हैं, जो कि इस वक्त 6ठे नंबर पर हैं, वो भी जनरल बाजवा के बहुत करीब समझे जाते हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में उनका भी नाम है, और ये 6 के 6 जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इनका एक बड़ा शानदार करियर है और अपना बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इस पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, इस्लामाबाद में एक खबर ये गर्दिश कर रही थी, और ये दावा भी किया जा रहा था कि जनरल बाजवा को 1 साल की
एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया, ये दावा किया जा रहा था। और दूसरा दावा ये किया जा रहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जनरल बाजवा अगले साल अप्रैल मई तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसकी वजह यह बताई जा रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया था तो उस वक्त जस्टिस खोसा और जो बेंच था उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या तकर्री के लिए कानून साजी की जाए। वो कानून साजी होने में थोड़ा टाइम लगा था, यानी उसी कानून साजी के लिए वो बदनामे ज़माना लंदन वाला इजलास हुआ था जिसमें मियां नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से यू टर्न लेते हुए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत का ऐलान किया था। तो कुछ लोगों ने यह दावा किया कि चूंकि वो कानून साजी होने में कुछ वक्त लगा था तो इस बुनियाद पर कोई टेक्निकल ग्राउंड बनाकर जनरल बाजवा अप्रैल तक स्टे कर सकते हैं। फिर वो जो कानून साजी हुई थी उसमें यह भी तय किया गया था कि किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल होगी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के मुतल्लिक जो अपना इरादा था और जनरल बाजवा ने यह तय कर लिया है कि वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अपने जो करीबी जनरल्स हैं, करीबी साथी हैं, उनको भी आगाह कर दिया है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आगाह कर दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। अब हाशमी साहब, चूंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आप ये कह लें कि बदकिस्मती से सियासी मामला से भी जुड़ी होती है, तो इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर से ऑनवर्ड आपकी सियासत जो है इसमें 180 डिग्री का एक टर्न भी आ सकता है। मुकम्मल तौर पर आपकी सियासत जो है उसका रुख और सियासी मंजरनामा बदल भी सकता है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ज़हन में रखें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो दौरा है, जहां पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत अहम है, वहां पर ये अगले आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी बहुत अहम समझा जा रहा है। 6 जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है। जनरल फैज को माइनस कर दें तो 5 जनरल्स की, जरूरी नहीं है कि 6 जनरल्स में से ही कोई आर्मी चीफ बने। ये लिस्ट 7वें 8वें नंबर तक भी जा सकती है, लेकिन जनरल बाजवा के इस दौरे को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। राज साहब, मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस कर दिया गया है। आपको याद है ना, एक जुमला कहा था मरियम ने कि अगर ये पासपोर्ट प्लेट में रखकर और वीजा रखकर मेरे सामने लाएंगे तो मैं इनकार कर दूंगी। लेकिन सर बड़ी कोशिश की है और काफी अरसे से वो बीमार भी थी और आपको मालूम है कि पासपोर्ट उनके लिए कितना जरूरी था। अब ये सियासी बीमार थी, कैसी बीमार थी, ये मरीम नवाज खुद बता सकती हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इसकी समाअत की और वहां पर क्या हुआ, बहुत ही जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए गए हैं इनके वकील की तरफ से। और अमजद परवेज साहब जो है एडवोकेट, वो क्या कहते हैं, उनसे इस्तफसार किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि मरीम नवाज ने पहले भी पासपोर्ट वापस की दरख्वास्त की थी, जिस पर मरीम के वकील ने बताया कि मौजूदा दरख्वास्त की रोशनी में पुरानी दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। अमजद परवेज ने यह भी कहा कि मरीम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर जमानत पे ली 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर ये केस फाइल करते और मरीम इसका दिफा करती तो सूरत मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक का मामला है और मरीम चाहती थी कि ये केस फाइल होता ताकि वो इसके दिफा में आती। लंबी ताखीर करना कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। लंबी ताखीर पर अदालतें बगैर मेरिट देखे केस ख़त्म करा देती हैं। एक शफकत का हाथ था, आपको याद होगा राय साहब, जो खान साहब ने कहा कि इनके केसेस को आगे चलने नहीं दिया गया। अब वो मालूम हो रहा है कि वो चल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि अदालतों में इसको बुनियाद बनाकर रिलीफ देना था कि जनाब रेफरेंस तो कहीं और से नहीं आया, तो मरीम को आप क्यों सजा दे रहे हैं। अच्छा, यहां पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार ये किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो उनके वकील की तरफ से कहा गया। वो ये कहते हैं कि कोई हवाला, अच्छा, अल्लाह ने इब्लीस को भी सजा से पहले मौकिफ पेश करने का मौका दिया। ये तो मरियम नवाज के वकील ने कहा ना। जी, उनके वकील ने कहा है।
तो वो इस पर क्या चीफ उन्होंने फिर जस्टिस ने मरियम नवाज को इबलीस से तशबीह दी इसमें कि मरियम नवाज को भी नहीं, मौका दिया जाए अपने मौकफ का, इबलीस को भी मौका मिला था, आप ये कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? ये बिल्कुल उन्होंने बड़ा एक तौहीने मरियम की है, और इस पर उन्हें नोटिस मिलना चाहिए फुल बेंच का नून लिख के। अच्छा, चीफ क्योंकि जस्टिस मैंने ने जो इससे खबर पढ़ी है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी कोई हवाला दें, तो उसमें आगे हवाला ये दिया गया कि इबलीस को भी मौका दिया गया था अपना मौकफ पेश करने का। तो ये तो उन्होंने मरियम नवाज को तशबीह दे दी इबलीस से, मरियम नवाज के अपने वकील ने। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये तौहीने मरियम हो गई है, तो इसके ऊपर फुल बेंच जो नोटिस जरूर लेगा। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये जो उन्होंने दलील दी है ना, अमूमन वकील बता कर जाता है कि आज वो अदालत में क्या बोलेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद उनसे पूछ के कहा क्या होगा कि हम इबलीस की एग्जाम्पल भी आज अदालत में पेश करेंगे। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे थे कि इबलीस को सजा से पहले भी मौका दिया गया, सुलह हुदैबिया भी लोगों के हकूक से मुतल्लिक था, हम खामख्वाह दाएं बाएं जाते हैं, अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा है कि सुनने का मौका फराहम किए बगैर सजा नहीं देनी चाहिए। जिस केस में सजा थी वो पासपोर्ट वापस सी में रुकावट बन सकता था, लेकिन अब वो केस भी नहीं रहा, और ऑब्वियसली 4 साल का इंतजार उनको दे दिया गया। और फिर ये भी कहा कि मुखालफिन आ जाएं तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हों तो जमीन पर बिछ जाते हैं। मरियम की जमानत के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, अब ये देखें ना, ये मदद तो रियासत भी उन्हें फराहम कर रही है। चीफ जस्टिस से ये भी कहा कि वो कौन बताएगा, या आपने सिर्फ एक फिक्रा सुन लिया कि कुछ नहीं करना, मुखालफिन आ जाएं तो जमीन आसमान एक कर देते हैं। देखिए राय साहब, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे का पूरा मैच फिक्स है, और अदालतें जो उनके सामने जो चीज पेश की जाती है ना, उसकी बुनियाद पर फैसला सुना देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर आपकी तरफ हम आएंगे कि पाकिस्तान के अंदर राय साहब हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निजाम है ना, बड़ा कमजोर है। बाज दफा जब आप किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करते हैं या किसी मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं कत्ल के इल्जाम में या किसी डकैती के इल्जाम में, तो पुलिस क्या कहती है कि जनाब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और इतने कमजोर हैं, हालांकि वो शख्स कहता है कि मैंने 100 कत्ल किए, मैंने 15 कत्ल किए, लेकिन हम अदालतों में इन्हें साबित नहीं कर सकते। जब केस अदालत में जाता है तो अदालत वाले जज साहब कहते हैं कि यार कहां पर सबूत है, और फिर उन लोगों को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि सबूत का मामला और प्रेजेंटेशन का मामला और वीक प्रोसिक्यूशन ऐसी। यहां पर भी राय साहब यही हुआ, जानबूझकर गलत दिफा, कमजोर दिफा, एक जुमले का दफा, गैर हाजिरी, बीमारी की दरखास्तें दायर की गई, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए कि जब मरियम को और हाउस ऑफ शरीफ के एक एक बंदे को इंसाफ फराहम करना होगा तो हम कहेंगे कि भाईजान कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें। हाशमी साहब, आप पासपोर्ट को रो रहे हैं कि पासपोर्ट दे दिया मरियम नवाज को, इधर तो 22 करोड़ आवाम की तकदीर उन लोगों के हाथ में दे दी गई जिनको अदालतों ने खुद करप्ट इश्तारी मफरूर करार दिया था। पूरा मुल्क इनके हाथ में दे दिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी रियासत इनके हाथ में दे दी। तो ये पासपोर्ट क्या चीज़ है? फिर एक और चीज़ जो इस खबर में मिसिंग है वो ये है कि वफाक के मुतल्लिक पूछा, अदालत ने पूछा कि वफाक को तो कोई एतराज़ नहीं है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस दे दिया जाए, तो फौरन बताया गया कि वफाक को कोई एतराज़ नहीं है। तो वफाक को क्या एतराज़ होता है? यहाँ पे तो शहबाज शरीफ की जाली मैंडेट वाली हुकूमत कायम है, यानी शहबाज शरीफ मरियम नवाज के चाचू, क्या वो मौक़िफ़ अख्तियार करते कि नहीं, मरियम नवाज तो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज पर केसेस हैं, मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हुई है फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। दूसरा हाशमी साहब, आप ये कह लें कि अब जज भी वही हैं, यानी मरियम नवाज खुद ही जज की सीट पे बैठी हैं, वकील भी वही हैं, वकील की सीट पर भी वही बैठी हैं, तहकीकाती इदारे और तहकीकाती अफसर भी वो खुद ही हैं, क्योंकि नैब के कवानीन में जिस किस्म की तरमीम की गई हैं, तो नैब अब अदालत में जाकर शरीफ खानदान के खिलाफ केस नहीं लड़ता, बल्कि शरीफ खानदान के हक में केस लड़ता है, हक में जाके वहां पे दलाइल देना शुरू करता है। यानी वो JIT जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के अफसरान शामिल थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया था कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली अपने जो असासे हैं
इनके जराए आमदन नहीं बता सके और ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से इन्होंने शाही मालात बनाए। लेकिन अब जज भी ये खुद हैं, मुंसिफ भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, खुद ही तहकीकाती इदारे हैं। तो आप देखेंगे कि इसी किस्म के ये फैसले आते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम को इसी तरह गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें हाशमी साहब, जो बनीगाला से खबर आई है, इमरान खान साहब ने जो एक हंगामी इजलास चेयर किया, वो खबर बड़ी अहम थी, जहां मरियम नवाज का भी जिक्र हुआ कि किस किस्म की लाकानूनियत है। और फिर GHQ के हवाले से भी कुछ फैसले किए गए हैं इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ। एक तो ये फैसला किया गया और खान साहब ने कोट अनकोट ये भी कहा कि अब जेल जाना पड़े या गोली खानी पड़े, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है ये अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। फिर एक PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने खान साहब से पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो आपसे राब्ते किए और जो पैगामात इस्टेब्लिशमेंट आपको भिजवाती रही, फिर जो खान साहब की मुलाकात भी हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, तो कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। तो इस पर कहा गया कि ये जो बातचीत होती है ये तो आखिरी दम तक पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन हमारे पास अब वक्त नहीं है और हमने लॉन्ग मार्च करना है और वक्त के ऊपर करना है, ताखीर नहीं करनी। और इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम इस हुकूमत को उखाड़ फेंक सकते हैं। ये हमारा एक फतह का कार्ड बनेगा, ये जो लॉन्ग मार्च होगा। यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो पैगामात भिजवाए जा रहे थे, जो पहले खान साहब ने एक मरतबा कहा था पिछला लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले, कि 2-3 मरतबा कहा गया कि अभी हुकूमत गिराने का और नए इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा उस लॉन्ग मार्च को डिले करवाया गया, लेकिन खान साहब ने कहा था कि वो सिर्फ लारे थे, अलबत्ता पैगामात जरूर पहुंचाए गए थे जिनको हमने रिपोर्ट किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने खान साहब को ये पैगामात भिजवाए। लेकिन अब खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के इन पैगामात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बहुत एग्रेसिव टोन थी खान साहब की। और खान साहब ने अब ये जो GHQ से वाइब्स आ रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, या कि लॉन्ग मार्च खान साहब ना करें और फाइनल कॉल ना दें, अब ये फैसला कर लिया गया कि ये फाइनल कॉल भी दी जाएगी और इस्लामाबाद में एक ऐसा मैसिव पावर शो किया जाएगा जिसके नतीजे में ये हुकूमत जा सकती है और अगला इलेक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूज, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।